और एक आने वाला एक और तूफान है इस वक्त। मैं हैरान हूं कि हमारे फैसला करने वाले क्या फैसले कर रहे हैं जी। दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है जी। हमारी जो यूरिया की खपत है जो वो तकरीबन 6.7 मिलियन टन की है। हमारी जो प्रोडक्शन अपनी होती है वो 6.5 मिलियन टन की है। अगर ये तमाम प्लांट 24 आवर साल के 365 दिन चलते रहें, अभी उनकी गैस लेके 2 प्लांट बंद कर दिया गया, आईपीपीस को दे दिए गए हैं क्योंकि वो मजबूत है, वो माफिया है, वो पूरी कौम का खून भी चूस रहे हैं और हमारी गैस भी लेके जबरदस्ती। वो जहाँ में कह रहे हैं तकरीबन 40 लाख टन गंदम का सुराग नहीं मिल रहा सर। 40 लाख टन गंदम जिसका सुराग नहीं मिल रहा, ये सर कहाँ पर है? किसी मिडिल मैन के पास है, ताजिर के पास है, कहाँ पे है? हर 2 माह बाद हम देखते हैं ये सूरत हाल हमारे सामने आ जाती है, गंदम गायब हो जाती है मार्केट से। क्या मसला है सर? क्या हम तो ये समझ रहे हैं शायद फसल उगी नहीं है गंदम की, या कोई फ्लोर मिल्स पर भी इल्जामात लग रहे हैं कि जी जखीरा अंदोजी की जा रही है। आखिर गंदम है कहाँ पे सर? स्टॉक कर ली गई है कि? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। मैं हूं अली डार। आज के इस प्रोग्राम में 2 अहम मामलात पर हमने बात करनी है। एक तो है गंदम का बहरान क्यों है, और दूसरा पेट्रोल बहरान की भी डिस्कशन चल रही है इस वक्त। इसकी डिस्कशन करेंगे आज के इस प्रोग्राम में और जानेंगे कि क्या आवाम का परेशान होना, हैरान होना जायज़ है? मामला इतना ही संगीन है? गंदम वाकई कम है या सिस्टम में कहीं गायब हो चुकी है? ये एक अहम सवाल है। गंदम कहाँ गई है? किसान हमें परेशान दिखाई दे रहा है, रो रहा है, सारे पिस्ता नज़र आ रहा है। क्या एक बार फिर हम ये तसव्वुर करें कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो जीत चुके हैं, उनकी जीत हो गई है, किसान और आवाम की एक बार फिर हार हो गई है? बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे जवाबात हमने उसके जानने हैं। पेट्रोल के हवाले से भी डिस्कशन करनी है। इसी पर बात करने के लिए हमने जो मेहमान है दावत दी है, खालिद खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर किसान इत्तेहाद हैं। इसके साथ साथ आसिम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, रहनुमा फ्लोर मिल एसोसिएशन है। आगाज़ में आपसे करना चाहूँगा बेसिक सवाल जो कि आसिम रज़ा साहब हर कोई जानना चाह रहा है, वो ये है कि हर 2 माह बाद हम देखते हैं ये सूरत हाल हमारे सामने आ जाती है, गंदम गायब हो जाती है मार्केट से। क्या मसला है सर? क्या हम तो ये समझ रहे हैं शायद फसल उगी नहीं है गंदम की, या कोई फ्लोर मिल्स पर भी इल्जामात लग रहे हैं कि जी जखीरा अंदोजी की जा रही है। आखिर गंदम है कहाँ पे सर? स्टॉक कर ली गई है कि? अली भाई, इस तरह है कि आपको पता है कि ये दूसरा साल है कि हुकूमत पंजाब या पास्को गंदम नहीं खरीद रहे। इससे पहले हमेशा ये होता था कि 50 से 55 लाख टन गंदम खरीदी जाती थी बाय फूड डिपार्टमेंट, फूड पंजाब, सिंध एंड पास्को। ये 2 सालों से चूंकि गंदम नहीं खरीदी गई, पिछले साल काश्तकार का इत्तेसाल हुआ, 2000 रुपया, 2100 रुपया गंदम बिकी। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने एग्रीगेटर्स की इंट्रोडक्शन की और ये कहा गया कि एग्रीगेटर्स 3500 रुपये में काश्तकार से गंदम खरीदेंगे। अब सोइंग जो सी है बकौल या आदाद-ओ-शुमार जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हैं उसके मुताबिक जितना सोइंग एरिया था वो 1,62,63,00,000 टन हुआ पंजाब का। और अगर ऑल पाकिस्तान देखें तो उस पर भी उनके जो आदाद-ओ-शुमार हैं उसके मुताबिक वो तो अपनी फसल 4-5 लाख टन से कम नहीं गिनते कि इससे ज़्यादा कमी हुई है। लेकिन प्रैक्टिकली जो हम हालात देख रहे हैं उसके मुताबिक जो हमें फीडबैक काश्तकार की तरफ से था वो ये था कि 4 से 5 मन फी एकड़ जो कमी है वो ओवरऑल है। अच्छा, अगर उस चीज़ का मद्देनज़र रखें तो एक बहुत बड़ा शॉर्टफॉल क्रिएट हो जाता है। 3 करोड़ 10 लाख या 3 करोड़ टन को अगर एवरेज ले लिया जाए तो 5% का मकसद आपका स्ट्रेट अवे अच्छी क्वांटिटी बनती है। लेकिन फिर भी उसके मुताबिक भी अगर हम इसको गौर करें तो ये टाइम नहीं है कि जब 60 लाख टन या 50 लाख टन फूड डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं खरीदी गई तो मार्केट में ये रेट्स बन जाएं इस टाइम पे। अब रेट को रोकने का तरीका हमेशा सिर्फ होता था इंटरवेंशन बाय फूड डिपार्टमेंट्स, और फूड डिपार्टमेंट्स अपनी गंदम रिलीज करके मार्केट को स्टेबल रखते। अब चूंकि फूड डिपार्टमेंट के पास गंदम ही नहीं है तो जब गंदम नहीं है तो फिर वो गंदम को मार्केट को स्टेबलाइज कैसे किया जाएगा? वो तो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हमेशा से होती थी, तो मार्केट का रेट स्टेबल था और स्टेबल चलता रहता था। अब जिसने होल्ड कर ली है वो अपने मनमानी का रेट मांग भी रहा है और ले भी रहा है। और जो सर दूसरे पंजाब में सूबों कह का रहे हैं गंदम तकरीबन 40 लाख टन गंदम का सुराग नहीं मिल रहा सर। 40 लाख टन गंदम जिसका सुराग नहीं मिल रहा, ये सर कहाँ पर है? किसी मिडिल मैन के पास है, ताजिर के पास है, कहाँ पे है?
अब ये सुराग तो मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर वाले बता सकते हैं कि ये गंदम कहाँ पे है, क्योंकि हमें भी मार्केट में कोई इतनी बड़ी गंदम नज़र नहीं आ रही, हम्म। जो कि प्रैक्टिकली इस टाइम पे जुलाई के महीने के अंदर गंदम का रेट इतना बढ़ना और गंदम की आमद का बहुत स्लो होना फ्लोर मिल्स की तरफ, दिस इंडिकेट्स के शायद फसल क्रॉप साइज उतना नहीं है। तो यहाँ फिर सब आदमियों ने, सब लोगों ने छोटी छोटी होल्डिंग करके अपने घरों में स्टॉक कर लिए। अदरवाइज जितनी बड़ी होल्डिंग हमने देखी, नारोवाल, हाफजाबाद, शेखुपुरा, ननकाना, यहाँ से लिफ्ट हुई और फूड डिपार्टमेंट ने ये गंदम निकाली हुआ है। ठीक। तो अगर ऐसा ही है तो फिर इट मीन्स कि देयर इज सम प्रॉब्लम विद द प्रोडक्शन। ठीक। खोकर साहब, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी। सर अब तो बॉर्डर्स भी बंद हैं, कुछ स्मगलिंग की बात भी हम नहीं कर सकते। क्या समझते हैं आप, कहाँ गई है 40 लाख टन गंदम तकरीबन? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमती गलत पॉलिसियों का ये सारा कुछ है। और एक गलत पॉलिसी होती है, दूसरा ये है कि कोई पॉलिसी अनाउंस करके फिर उस पर अमल दरामद भी ना करना। पिछले 3 साल से काश्तकार के साथ जो हो रहा है कि 2023 में गंदम बाहर से इंपोर्ट कर ली गई जब ज़रूरत नहीं थी, 23 और 24 के स्टार्ट में इंपोर्ट की गई, और काश्तकार को 24 में ये कहा गया कि हम आपसे ख़रीदेंगे, 3900 रेट अनाउंस हुआ, लेकिन हुकूमत ने गंदम ना ख़रीदी। हमें कहा गया हम डीरेगुलेट कर रहे हैं, लेकिन उसको डीरेगुलेट बाद में 8 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी करके रेट तय कर दिया। 2600 से लेकर 2700 रुपये तक मुख्तलिफ अजला का रेट तय कर दिया। 2800 रुपये के ऊपर पर्चे दर्ज हुए, जबकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस साल निकाली थी वो 3410 रुपये थी, जिसमें मुनाफा शामिल नहीं था। ये था 2024। 2025 में फिर कहा गया हमने डीरेगुलेट कर दिया है। चलो जी, कर दिया है। हमारी गंदम बिकी 1800 से लेके 2100 रुपये में फील्ड में हमने गंदम बेची। बहुत ज़्यादा काश्तकार को नुकसान हुआ। तो ये कहने के बावजूद फिर उसको डीरेगुलेट को 30 अगस्त को एक नोटिस जारी करके उसका रेट फिक्स कर दिया दोबारा, जिसकी काश्तकार के लिए परेशानी बनी। और 2025 में ये भी जब उन्होंने ख़रीदारी करनी थी तो कहा गया कि EWR सिस्टम के तहत की जाएगी। काश्तकार स्टोर में गंदम लेके जाएगा, रखेगा, 70% पैसे लेगा और रसीद लेके आ जाएगा। बाकी जब वो बेचना चाहे वो भी 1 किलो ना ख़रीदी जा सकी, ना किसी स्टोर में रखी जा सके। इसी तरह अब ये 2025 में हुआ। 2026 में हमें कहा गया कि प्राइवेट एग्रीगेटर परचेज़ करेंगे। 1 अप्रैल से गंदम आना शुरू होती है, जिसका रेट और तकरीबन 24 अप्रैल तक हमें रेट मिला जनूबी पंजाब को 80% को 2800 से लेकर 3200 तक। कोई एग्रीगेटर ना आया। जब 24 अप्रैल से रेट बेहतर होना शुरू हुआ, को 3500 रेट हो गया, तो हुकूमत ने इंटरवीन किया। तमाम मंडियों में ऐलानात शुरू कर दिए कि कोई भी 3500 से ऊपर बेच नहीं सकता, कानून की खिलाफ वर्जी होगी और कोई भी ना खरीदे, हम गंदम उठा लेंगे। लेकिन वो प्राइवेट एग्रीगेटर उस वक्त तक ना आए, 1 मई तक वो ना आ सके। काश ज़्यादा टाइम ही यही होता है जब सेल करता है। उस वक्त 24 अप्रैल तक ये भी हुआ कि उस वक्त इसकी आमदो रफ्त पे कोई पाबंदी नहीं थी। कोई सिंध भी चली गई, KPK में भी चली गई, मुख्तलिफ जगह पे जाके स्टोर हो गई। अब काश्तकार ने तो स्टोर नहीं की, ना ही काश्तकार में सकत है वो ख़रीद के जा सकता है। देखिए, मैं अर्ज़ करूँ कि हम चीख रहे थे और बार बार गंदम की काश्त से पहले, जब 25 में हमने गंदम काश्त की है, उससे पहले मैंने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि गंदम का बहुत बड़ा मसला बनेगा। आप काश्तकार के लिए एक बेहतरीन रेट अनाउंस करें जी। उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करें ताकि वो मैक्सिमम काश्त करे और बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र कर सके। काश्तकार ने पिछली गंदम में बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र भी नहीं की। उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जहां हम 23,90,000 टन DAP इस्तेमाल करते थे एक साल में, पिछले साल हमने इस्तेमाल किया 13 लाख टन। और इस दफ़ा मेरे ख्याल में जो अभी ये साल शुरू हुआ है, इस साल हम 10 लाख टन से ऊपर नहीं गए कि इसकी सेल नहीं हो रही। DAP काश्तकार की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। अब भी मैं हुकूमत से कहता हूँ कि देखें ना, नुकसान किसका हुआ? काश्तकार का हुआ कि उसकी पैदावारी लागत उसको ना मिली, और एंड कंज्यूमर जिसके लिए काश्तकार को ज़िबा किया गया, मैं ज़िबा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसका मुआशी कत्ल किया गया, शहरी और देहाती की तकसीम की गई कि जी देहातियों से, गरीब काश्तकारों से सस्ती गंदम लेके हमने रोटी सस्ती देनी है। जब आप किसी चीज़ को डीरेगुलेट करते हैं तो आप रोटी आटे का रेट तय नहीं कर सकते, आप बैनुल सूबाई पाबंदी नहीं लगा सकते, आप बैनुल अज़लाई पाबंदी नहीं लगा सकते, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी पाबंदी नहीं लगा सकते। लेकिन ये सब कुछ हमारे साथ काश्तकार के साथ ये जुल्म हुआ। और उसका ये नुकसान जो हुआ गंदम तमाम फसलों का इंजन है जी। गंदम की फसल बेहतर होगी, उसका रेट अच्छा मिलेगा, आपकी सारी फसलें अच्छी होगी। गंदम का रेट अच्छा नहीं होगा, फसल अच्छी नहीं होगी, सारी फसलें तबाह होंगी। अब आलू वाला काश्तकार क्यों मरा? गंदम की वजह से। जब गंदम के काश्तकार ने उसमें थोड़े काश में कमी लेके आया, आलू ज़्यादा काश किया, उसकी
सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम थी, वो आलू 1 रुपए किलो बिका। काश्तकार को तो कोई कोकर साहब ये भी वाजे कीजिएगा, मैं आप चाहूँगा बात उसमें भी ऐड कर लीजिएगा। गंदम के हवाले से हमने देखा कि पंजाब हमेशा गंदम फराहम करता रहा, जो ज़रूरियात थी वो पंजाब ने पूरी की हैं। लेकिन अगर हम गुज़िश्ता 3 वर्षों की बात कर ले तो हम देख रहे हैं कि जी इसमें बड़ी जो किसान है वो बड़ा बदजन है, बददिल है। जो गंदम का किसान है उसकी सर रीज़न क्या है? ये मुसलसल पैदावार क्यों हमारी सुकड़ी है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए ना, दुनिया के असूल क्या हैं जी, मैं आपको अर्ज करूं। अभी जो हमारी पिछली गंदम आई है 25 में हमने काश की और 26 में हार्वेस्ट की। सेम उसी टाइम पे हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया ने भी की, लेकिन उसको रेट मिल रहा है अगस्त 2024 में। इसको फ्यूचर मार्केटिंग कहते हैं। उसको रेट मिल गया, बता दिया, वो रेट उसको मिला। हमें तो रेट का नहीं पता होता कि हमें रेट क्या मिलना है, फिर हमारी पैदावारी लागत से निकाली जाती। हम बार बार मुतालबा करते रहे। हमने बहुत पहले मुतालबा किया कि एक प्राइवेट जो है ना इंडिपेंडेंट आप कमीशन बनाएं, जिसका ये काम हो कि काश करने से कम 1 साल पहले वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के 25% प्रॉफिट के साथ रेट अनाउंस कर दे। आप यकीन कर लें, अभी तो आप 3 मिलियन टन इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, आप 4 से 5 मिलियन टन एक्सपोर्ट कर सकेंगे जब काश्तकार को अच्छा रेट मिलेगा, वो मेहनत करेगा, बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर करेगा। अभी आने वाले हालात के लिए मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ जी, बड़ी ज़रूरी। इस साल जो होना था हो गया। ये पाकिस्तान हम सब का है, हमें इससे मोहब्बत भी बहुत है। हम चाहते हैं कि गरीब आदमी को भी सस्ता आटा मिले, सस्ती गंदम मिले, रोटी भी उसको टाइमली मिले और सस्ती मिले। उसके लिए हुकूमत को बर वक्त फैसले करने होंगे। ब्यूरोक्रेसी को, हुकूमत को, अपोजिशन को, सबको मिलकर इसके लिए काम करना होगा। अभी अगली फसल 3 महीने बाद काश्त होनी है, अक्टूबर में उसकी एंड पे काश्त शुरू होनी है। उसके लिए मैं ये चाहूँगा, हुकूमत से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, उसके लिए अभी से प्लानिंग करें। अगस्त में उसकी पॉलिसी अनाउंस करें। पॉलिसी क्या अनाउंस करनी है? 3 चीज़ें हैं सारी। ये बताना है कि तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में उसको लेवल प्लेइंग फील्ड दें रीजन के साथ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, बिजली का रेट ज़्यादा है, डीएपी का रेट ज़्यादा है, यूरिया का रेट ज़्यादा है, पोटाश का रेट ज़्यादा है। उसको सस्ती खादें दें, सस्ती बिजली दें, सस्ता डीजल दें। डीजल का रेट जहाँ तक चला गया काश्तकार अफोर्ड ही नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2, उसको रेट बताएं, तुम्हें ये रेट मिलेगा, ये तुम्हारी पैदावारी लागत होगी और 25% प्रॉफिट के साथ ये तुम्हें रेट मिलेगा। 25% प्रॉफिट क्या है? इंटरनेशनल थंब रूल है काश्तकार को जो मिलता है। तीसरा, उसको उसकी मार्केटिंग बताएं, तुम्हारी मार्केटिंग कैसी होगी। उसे फ्यूचर मार्केटिंग दे, उसका रेट उस वक्त अनाउंस करें, उसको बताएं कि क्या रेट। और रेट मिनिमम मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, मेरे साथ बिल बैठ के बाद अगले साल का रेट 4200 रुपया होना चाहिए, काश्तकार को मिलना चाहिए। क्योंकि डीएपी का रेट बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया, हर चीज़ का रेट बढ़ गया, लेबर चार्जेस बढ़ गए हैं। और एक आने वाला एक और तूफान है इस वक्त। मैं हैरान हूं कि हमारे फैसला करने वाले क्या फैसले कर रहे हैं जी। दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है जी। हमारी जो यूरिया की खपत है जो वो तकरीबन 6.7 मिलियन टन की है। हमारी जो प्रोडक्शन अपनी होती है वो 6.5 मिलियन टन की है। अगर ये तमाम प्लांट 24 आवर साल के 365 दिन चलते रहें, अभी उनकी गैस लेके 2 प्लांट बंद कर दिया गया, आईपीपीस को दे दिए गए हैं क्योंकि वो मजबूत है, वो माफिया है, वो पूरी कौम का खून भी चूस रहे हैं और हमारी गैस भी लेके ज़बरदस्ती। वो अगर ये प्लांट बंद रहे तो क्या होगा गंदम में अगले साल? क्योंकि अब लोग डीएपी भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसकी वजह से यूरिया का इस्तेमाल भी बढ़ना है। ये भी मैं आपको बता दूं, यूरिया का इस्तेमाल जहां हम 6.7 मिलियन टन, उससे आगे और बढ़ जाएगा। अगर यही हालात रहे, इसी तरीके से हमारी तरजीहात यही रही कि हमने क्या, अगर फर्ज किया उनको प्लांट्स को ना देते, आधा घंटा पाकिस्तान में लोड शेडिंग बढ़ जाती। अगर रोटी ना हो, अगर हम उसमें बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर ना कर सके, अगर हम खाद ना डाल सके, फिर खादों का रेट बनता है सप्लाई एंड डिमांड से। आपको याद होगा 2-2.5 साल पहले यही यूरिया 1500-2000 बैग ब्लैक में बिक रही थी। क्यों ब्लैक में बिक रही थी? उसकी वजह एक ही थी कि सप्लाई कम थी, डिमांड ज़्यादा थी। अगर अब यही हालात हुए तो ये बहुत ही ख़तरनाक पोजीशन होगी। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए ये आईपीपीस को तरजीहात में ना लाओ। पूरी दुनिया पागल है, बेवकूफ़ है जो जिन्होंने फूड सिक्योरिटी को नंबर 1 पे रखा हुआ है, बॉर्डर सिक्योरिटी को नंबर 2 पे रखा हुआ है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिसके घर दाने उसके कमले भी सियाने। अगर अगले साल हम गंदम के ऊपर उस वक्त ये एक नया तूफान खड़ा हो गया हमारे लिए कि यूरिया अवेलेबल हो, काश्तकार ढूंढते फिर लाइनों में लगे यूरिया के लिए, तो ये इस तरह से गंदम काश्त नहीं होगी, गंदम की पैदावार बेहतर नहीं होगी। अभी फौरी तौर पे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन प्लांट्स को चलाया जाए ताकि हमारे पास, क्योंकि दुनिया से आप बाहर से आप परचेज अब नहीं कर सकते। इस वक्त इंटरनेशनल रेट उसका तकरीबन 15 से 16 हज़ार रुपये बनता है पाकिस्तानी रुपीज़ में।
वो काश्तकार अफोर्ड ही नहीं कर सकता। खालिद साहब, मुझे एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद एक और अहम सवाल है, अगर मुल्क में तुम मौजूद है तो आटा 142 रुपए फी किलो तक कैसे पहुंच गया, क्यों पहुंच गया, इस पर बात करेंगे आसिम साहब से। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं गंदम बहरान के हवाले से, बहुत सारे सवालात हैं, कोशिश कर रहे हैं उनके कुछ जवाबात ढूंढने, अपने मेहमानों से बात कर रहे हैं इस पर। आसिम रज़ा साहब, मैं चाहूँगा आगाज़ में आपसे करूँ। ब्रेक से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी। एक अहम सवाल सर, थोड़ी रहनुमाई फरमाइएगा, वो ये कि पाकिस्तान ने इस साल बाज़ाब्ता तौर पर 2 करोड़ 98 लाख टन गंदम पैदा की है। अफगानिस्तान के जब बॉर्डर की हम बात करते हैं, सरहद नवंबर से बंद है, जिससे स्मगलिंग के जो इम्कानात थे डेफिनेटली वो ख़त्म हो चुके हैं, बहुत कम हो चुके हैं। इसके बावजूद सर सवाल वहीं का वहीं है कि ये बहरान पैदा क्यों आया, आम बंदा जानना चाहता है। आप कहते हैं जी हमारे पास इसका हमने कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं की, हमारे पास गंदम नहीं है, तो सर सवाल ये गई कहाँ? हुकूमत की जो रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं वो कहती हैं 4.85 लाख टन गंदम हमने ख़रीदी है। किसान खुद इतनी बड़ी तादाद में इतने लंबे अरसे तक जो है इसको स्टोर नहीं कर सकता। तो सर क्वेश्चन वही है कि गंदम का जो ये स्टॉक है, ज़ख़ीरा है, ये कहाँ हो सकता है? मेरा ख्याल है क्लियर होना चाहिए, जो पिछले 10-15 सालों से है कि अफ़गानिस्तान गंदम नहीं जा सकती, ना ही आटा जा सकता है। अगर 2010-11 में गई भी है तो वो एक बहुत बड़े रिबेट के साथ, और वो रिबेट कितना था, $100 से लेके $170 फी टन गवर्नमेंट ने रिबेट दिया, तो अफ़गानिस्तान आटा या गंदम गई। तो लिहाजा ये तो क्वेश्चन ही नहीं है कि आप अफ़गानिस्तान, क्योंकि वहाँ पे काज़ाकिस्तान से माल आता है, दैट इज़ वेरी लो प्राइस प्रोडक्ट्स उनको जो ठीक है, मिलती है। अब आम ख़त्म हो गया जी। एक ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम कि आटा की प्राइस, जैसे आपने कहा कि 142 रुपये पे कैसे गई है। देखिए, ओपन मार्केट में जो गंदम आ रही है हमें, वो इस टाइम पे अगर हम पंजाब के अंदर देखें तो एवरेज लोड माल इस टाइम 4400 रुपया है। दैट मीन्स कि 4400 पर 40 kg, 120 रुपये किलो आटे गंदम का रेट है। उसने ग्राइंड होना है, उसने मार्केट में जाना है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट में 142 रुपये रेट अभी पंजाब में नहीं हुआ। सिंध में चूँकि गंदम का रेट इससे ज़्यादा है या KPK में ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये प्राइसेस हुई हैं, और वो रास्ते की ट्रांसपोर्टेशन या खर्चा या वहाँ की लोकल मार्केट इस प्राइस पे चली गई हुई है कि वो ये रेट बनता है। और अगर हम बात करें कि गंदम कहाँ गई, तो गंदम की सूरत हाल जो सी इस टाइम पे है, देखें बड़ी सीधी सी बात है कि गंदम जो सी है वो इस टाइम पे मार्केट में अवेलेबल है। नई फसल आई है, 1.5 महीना गुजरा है, लेकिन किसने रखी हुई है, ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। 4.5 लाख या 4.25 लाख टन, जिस आपने कहा एग्रीगेटर्स ने 4.8 की फिगर दी, तो ये फिगर सिर्फ उतनी की है। इसकी जगह पे पंजाब हुकूमत 30 लाख टन खरीदती होती थी, 25 लाख टन का तो गैप स्ट्रेट यहाँ पे। फिर पंजाब की फ्लोर मिल्स के पास 20 लाख टन आप ले लें, 22 ना भी लें, तो 15 लाख टन, 5 लाख टन का गैप यहाँ पे है। इसका मतलब है 30 लाख टन तो यही एक्स्ट्रा है। अगर अब गवर्नमेंट जो स्पार्को आपको फिगर्स या हमें दे रही है, वो कह रहे हैं कि हमारी 2 करोड़ 98 लाख टन की ओवरऑल पाकिस्तान की प्रोडक्शन है, तो वो प्रोडक्शन है तो फिर गंदम किधर है? पंजाब की या सिंध की या KPK और बलूचिस्तान में तो गंदम स्टॉक ना हुई है कभी, ना अब है उनके पास। तो ये पंजाब की और सिंध की तमाम मिल्स का डाटा गवर्नमेंट के पास भी है, और जो हम आपको दे रहे हैं ऑलरेडी 15 लाख टन वही है, इसके अलावा नहीं है। तो बाकी स्टॉक्स हैं अगर, तो फिर वो किसी नॉन जेन्युइन बायर के पास हैं जिसने स्टॉक होल्ड किया हुआ है और मुनाफाखोरी के लिए रखा गया है, तो फिर हुकूमत को चाहिए उसको निकाले भाई। ये बताइएगा कि सर एक शिकायत भी है, आम बंदे की शिकायत है, मैं चाहता हूँ उसको आप एड्रेस करें। आटा महंगा होता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं जो क्वालिटी है उस पर फ़र्क पड़ जाता है, वज़न पूरा नहीं मिलता, ये शिकायत सामने आती हैं। एसोसिएशन इस हवाले से क्या कर रही है सर, कोई कंट्रोल है इस पर? देखिए, आटे की वेट की शिकायत तो नहीं है, लेकिन जो आप क्वालिटी की बात करते हैं, इस टाइम पे हमारी वाइट ओरिएंटेड, आप समझ लें आटे के अंदर भी एक पोजीशन बन गई है आटे की। जितना वाइट आटा होता है लोग उतना पसंद करते हैं। जब गवर्नमेंट रिलीजेस स्टार्ट करती है तो गवर्नमेंट हमें एक ख़ास रेशो देती है, जिसमें 10% चोकर या 12% चोकर का कहा जाता है। नॉर्मली जो हमारा आटा जा रहा होता है वो 20 से 22% चोकर एक्सपेक्ट करते हैं हम एक 100 kg में से। तो जब वो 22% की बजाय हम 12% पे आते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आटा लाल हो जाता है। तो उस पे कहा जाता है ये क्वालिटी की शिकायत है। क्वालिटी में कहीं कोई बदबू या कोई और चीज़ नहीं है, वो सिंपल उसकी
रंगत का फर्क है। जो आप समझ लें कि कम एक्सट्रैक्टेड ब्रांड वाली आटे हैं उनके अंदर लालगी होगी, और जो सही एक्सट्रैक्शन 20-22% पे है वो जरा वाइट आटा होता है। तो ये एक शिकायत है लोगों की। कोकर साहब, एक तो जो मिडिल मैन की बात हम कर रहे थे, आपने वो गुफ्तगू भी सुनी है, एक तो उस पर अपना जवाब दीजिएगा, दूसरी चीज़ इस पर भी आप जवाब दीजिएगा कि गंदम की दरामद पर भी गौर किया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, क्या ये किसान के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो जाएगी? देखिए, दरामद के ऊपर मैं ये कहूँगा कि अगर दरामद की जाती है तो काश्तकार के साथ एक और नए जुल्म की तैयारी हो रही है जो 2023 में इन्होंने दरामद करके किया था। जब हुकूमत खुद कह रही है कि गंदम पूरी है, तो उस गंदम को ढूंढना हुकूमत का काम है, काश्तकार का काम नहीं है। काश्तकार न ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर सकता है, न उसने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है। अब माफिया ही ये माहौल बना रहा है कि बाहर से इंपोर्ट की जाए, क्योंकि जो 2023 में जितने अरबों खरबों रुपए कमाए गए थे उस वक्त, और उसमें बहुत सारे ब्यूरोक्रेट भी शामिल थे और लोग भी शामिल थे, उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई भी नहीं हुई थी। हत्ता कि वो इतने मजबूत लोग थे, इतने ताकतवर लोग थे कि जब प्राइम मिनिस्टर ने मजबूर होके एक इंक्वायरी का हुक्म दिया, तो उसके जो TOR बनाए गए वो बड़े अजीब TOR थे कि मंगवाई गई 2023 में, उसकी जब जो इजाज़त दी गई बाहर से मंगवाने के लिए, लेकिन जो TOR थे वो ये लिखा गया कि फरवरी 2024 से आगे देखा जाए। यानी कि इतने मजबूत लोग थे कि अपने आप को वो बचा गए। लेकिन उससे क्या हुआ, काश्तकार मर गया। यानी कि उन 2 सालों में काश्तकार को 2200 अरब रुपए का नुकसान हुआ, और वो काश्तकार का नुकसान नहीं था, पाकिस्तान का नुकसान था, कि उसकी वजह से तकरीबन अगर आप इस साल देखें तो एग्रीकल्चर की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट पड़ा है वो $6 बिलियन का है जी। सिर्फ मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ। यानी कि आप अंदाज़ा कर लें कि एग्रीकल्चर का कितना बड़ा नुकसान हुआ। काश्तकार की तमाम फसलें तबाह बर्बाद हो गई, वो चाहे आलू है, मटर है, गाजर है, गोभी है, प्याज है, इन तमाम फसलों पे उसके इम्पेक्ट है। क्योंकि जब गंदम की काश्त में थोड़ी बहुत काश्तकार कमी लेके आए, वो बाकी वो रकबा बाकी फसलों में चला गया। जब उनकी सप्लाई बढ़ी तो मंडी में उनका रेट ना मिला। काश्तकार इसलिए इंतहाई परेशान है उस वजह से, और वो आगे बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र भी नहीं कर सकता, वो पेस्टिसाइड का स्प्रे भी नहीं कर सकता, उसके पास अखराजात के लिए पैसे ही नहीं है कि वो कर सके। काश्तकार के लिए करना क्या चाहिए? काश्तकार के लिए उसको सिर्फ और सिर्फ चाहिए उसकी फसल की सही कीमत। ठीक। और फसल की सही कीमत क्या है जी? जो इंटरनेशनल पूरी दुनिया अपने फार्मर को देती है, हम वही मांग रहे हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को निकाल के 25% प्रॉफिट के साथ हमें रेट दे दिया जाए। इसमें को कमाता है तो साफ ज़ाहिर है मिडल मैन कमाता है, काश्तकार तो उसमें से नहीं कमा सका। काश्तकार को तो मैंने बताया कि उसको जो रेट मिला है शुरू में 80%, मैं चैलेंज से कहता हूँ। ठीक। लोग आके यहाँ पे झूठ बोलते हैं कि काश्तकार को 3500, 3600, 3800 रुपये रेट मिला। टोटली वो गलत बयानी करते हैं। काश्तकार को पहले 80% जो गंदम थी उसका रेट 2800 से 3200 रुपये मिला है। जो ही रेट 3500 पे है, पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी उस वक्त मंडियों में मौजूद थी उस वक्त, कि इससे ऊपर कोई ना सेल करे, ये होगा वो होगा, पकड़ धकड़ होगी, और FIR भी हुई उस वक्त। हालांकि जब डीरेगुलेट किसी चीज़ को कर दिया जाता है तो उसके बाद रेट के बारे में कोई पूछ नहीं सकता। मैं हुकूमत से आज भी गुजारिश करता हूँ, आप किसी एक साइड पे लगें, या डीरेगुलेट करें या रेगुलेट करें, आधा तितर आधा बटेर ना करें। अगर ये काश्तकार नुकसान में होगा तो पूरा मुल्क नुकसान में होगा, काश्तकार खुशहाल होगा तो पूरा पाकिस्तान खुशहाल होगा। काश्तकार की खुशहाली के बगैर ये मुमकिन नहीं है। इस वक्त काश्तकार के ना घर के हालात अच्छे हैं, ना खेत के हालात अच्छे हैं, ना बच्चों की तालीम के हालात अच्छे हैं, ना सेहत के हालात अच्छे हैं। राइट। आसिम साहब ये मुतालिबा जो कर रहे हैं, मैं आखिर में हुकूमत से फिर गुजारिश करता हूँ, आप आइंदा आने वाली गंदम के ऊपर इस वक्त फोकस करने की जरूरत है। इस साल जो होना था हो गया, बिल्कुल ठीक है। उस पर फोकस करें। फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी, प्लांट जो बंद किए उसको फौरी तौर पे मैं कहता हूं उनको चलाएं, वरना ये काश्तकार फिर उसका मौशी कत्ल होगा उसका। जब वो 2-2 हज़ार रुपए ब्लैक बेचेगा, आज से 2-2.5 साल पहले हमने 150 अरब रुपए ज्यादा पे किया मैं चाह रहा हूं कि इस पे आसिम साहब आप भी अपना मुतालिबा सामने रखें। आपका बुनियादी क्या मुतालिबा है विफाक से, सूबाई हुकूमतों से, कि हम एक खुदा न खास्ता किसी ग़िज़ाई जो बहरान है उसका शिकार ना हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर हम इसको आज़ाद करते हैं ना, डीरेगुलेशन, जिस तरह भी खालिद साहब भी कह रहे थे, हम मूवमेंट फ्री कर दें, और जो पास्को से गंदम लेनी है उसकी इंटरवेंशन गवर्नमेंट की तरफ से ज़रूरी है। जैसा पंजाब ने 5000 टन सिर्फ रिलीज स्टार्ट की, अगर इसको 10,000 कर दिया जाए और बाकी सूबे भी अपनी रिलीज स्टार्ट करें, तो जिसने गंदम होल्ड की हुई है उसको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में गंदम आ गई है, लिहाजा वो अपनी प्राइसेस को नीचे रखते हुए मार्केट में अपनी सप्लाई जारी रखेगा। और जो मैं समझता हूँ कि जो आदाद शुमार गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं कि 2,98,00,000 या 3 करोड़ के करीब गंदम हो गई है, मेरा ख्याल है इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। और उस हद तक जितनी गंदम शॉर्ट हो
उसकी इंपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो टीसीपी करे, प्राइवेट लोगों को इजाज़त ना दी जाए, ताकि नाजायज़ मुनाफाखोरी, जिस तरह अभी खालिद खोखर साहब ने भी कहा कि जब लास्ट टाइम हुई तो प्राइवेट लोगों को इजाज़त थी तो वो गंदम आती रही, तो उसको इजाज़त और प्राइवेटली सर ना दी जाए। इंपोर्ट से कीमतों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पे भी जवाब दे दीजिएगा। देखिए, अगर इंपोर्ट होती है ना तो मुल्क में जो दिसंबर या जनवरी या फेब में जाके एक बुरानी कैफियत हो सकती है, उसका तदारक हो जाएगा। और आज अगर स्टॉक्स पड़े हुए हैं तो जिसने होल्ड की हुई है वो फौरी अपना स्टॉक बाहर निकालेगा और मार्केट स्टेबल हो जाएगी। इस टाइम पे चूंकि पास्को के पास 20 लाख टन के करीब गंदम मौजूद है और उसकी बेसिस पे अगर वो रिलीज हो जाती है तो फूड सिक्योरिटी हमारे पास नहीं रहती। तो लिहाजा वी नीड टू हैव अब फूड सिक्योरिटी, ठीक जिस तरह जंगी हालात दुनिया के बने हुए हैं, तो इसलिए हमारे पास स्टॉक में फूड सिक्योरिटी ज़रूरी है कि वो मौजूद हो। ठीक है, आपका मुतालबा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ आसिम रज़ा साहब मौजूद थे, रहनुमा फ्लोर मिल एसोसिएशन, और खालिद खोकर साहब आपको भी बहुत सदर किसान इत्तेहाद है। नाज़रीन, एक और अहम मामला जिस पर हर कोई इस वक्त परेशान है और वो ये है कि हुकूमत और पेट्रोल पंप मालिकान में इस वक्त मार्जिन की एक जंग चल रही है, दबाव बढ़ाने की कोशिश हो रही है, या क्या हकायक हैं। लेकिन आम बंदा जो है, सारिफ जो है, वो इस वक्त कहाँ पर खड़ा है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे पेट्रोल बहरान के हवाले से। पेट्रोल पंप्स वाले मालिकान जो हैं और गवर्नमेंट के जो नुमाइंदगान हैं वो आमने सामने हैं। क्या मुतालबात किए जा रहे हैं, आवाम क्यों सफ़र कर रहे हैं, और ये मसला कब हल होगा और किस तरह से हल होगा, ये सवाल है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सबसे राइट गेस्ट, और वो हैं हुमायूं खान साहब, चेयरमैन पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन है, और इस मौजू पर, इस मसले पर सबसे बेहतरीन जवाब वही दे सकते हैं। हुमायूं साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर ये बताइएगा, ये कोई प्रेशर टैक्टिक्स थे या वाकई में मसला हल हो चुका है? देखो, हमारा तो ये कॉल ऑफ नहीं है, मतलब यही तो बदमज़गी पैदा हो गई है कि वो जो मिनिस्टर ने अपने साथ बंदे खड़े किए थे, ना वो हमारे ओहदेदार है, ना हमारी एसोसिएशन का हिस्सा है, तो वो उसने उसे खड़े करके जो उसने मकसद हासिल करना था वो एक तरह से हल कर लिया है। क्योंकि उन्होंने मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ये बावर कराना था, जो हमारा टेम्पो बना था कि भाई है वो, क्योंकि सोशल मीडिया में फिर या मीडिया के ऊपर जब चीज फैल जाती है तो उसको फिर वो तो फिर बंदूक की गोली एक दफा निकल आई दोबारा तो नहीं आ सकती। तो उससे जो है ना हमें काफी नुकसान हुआ है, और वो जो लोग उनके साथ खड़े हो गए हैं, हम जब खुद बजाते खुद ये कॉल ऑफ करना, ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। तो हम तो उनके साथ मौजूद ही नहीं थे, मीटिंग हमारी हो गई, मीटिंग हमारी नाकाम हो गई, हम उधर से चले गए। इसने पता नहीं ये बंदे कहाँ पे बिठाए हुए थे, और हमें फिर पता चला, बल्कि मैं तो निकल गया था, तो पता चला कि भाई वो तो उन्होंने ऐसे कर दिया। फिर उसके बाद जो है ना मैंने फौरन जो है ना अपने सोशल मीडिया वाले अकाउंट पे मैंने फौरन जो है ना वीडियो डाल दी, क्योंकि मीडिया पे तो हम दे नहीं सकते थे। तो हमने कहा कि नहीं, हमारा जो है ना कॉल ऑफ नहीं है, हम इंशाल्लाह उसी तरह मौजूद है, हमारा शट डाउन होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखो ना, जहां जहां पे हमारी आवाज पहुंच गई है, चली गई है, वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह शट डाउन मौजूद है भरपूर तरीके से। अच्छा, मुझे ये बताएं सर, आपकी डिमांड्स क्या हैं? आपकी जानिब से क्या डिमांड्स की जा रही हैं, बेसिक डिमांड्स? हमारी डिमांड, जो हमारा कमीशन है ना, वो फिक्स है 8 साढ़े 8 रुपए। हम उसको कहते हैं कि इसको परसेंटेज में कर दो, क्योंकि हमारा जो बिजनेस का है वो फ्लक्चुएट होता है, यानी रेट कम होता है ज्यादा होता है। तो उस कम और ज्यादा होने की वजह से कोई फिक्स इसका रेट होता नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के साथ है। तो हमने कहा कि उसका फार्मूला लगा के इतने परसेंटेज हमारा मुनाफा उस पर रख लो, ताकि अगर रेट कम होगा तो मुनाफा हमारा कम होगा। जब हमारा जो रनिंग कैपिटल है वो बढ़ेगा तो लाजमी बात है उसको बढ़ना चाहिए कैपिटल के हिसाब से, है ना। तो ये हमारा मेन मुतालबा यही। दूसरा जो हमारा मेन मुतालबा है वो ये है कि ये जो डे बाई डे इन्होंने सिस्टम शुरू कर दिया, ये हमें नाकाबिल कबूल है। तो इन दो पे जो है ना हमारा ये, ताकि भाई आप हमें तहरीरी तौर पे लिख के दें, कमिटमेंट कर लें हमारे साथ, तो फिर इंशाल्लाह हम शटडाउन खत्म करें। वैसे तो मसाइल बहुत सारे थे, वो उनके साथ बड़ी डिटेल्स से हुई है। ओगरा का चेयरमैन भी मौजूद था, सेक्रेटरी पेट्रोलियम भी मौजूद था, डीजी ऑयल मौजूद था, उनकी पूरी टीम थी, काफी 10-15 लोग थे। तो उन्होंने बाकी चीजें तो की कि हम ये कर लेंगे, लेकिन करने का जो वक्त आया तो हमने कहा कि आप ऐसा कर लें कि अब हमारे साथ जो है ना तहरीरी तौर पे एक मुआहिदा कर लें, जो ठीक है। कमिटमेंट आप हमारे साथ कर रहे हैं उसको तहरीरी शक्ल में ले आए। लेकिन वो कहते नहीं, हम ऐसे जो है ना मीडिया टॉक पे जो है ना बात कर देंगे।
तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, आपका तो कोई पता नहीं चलता कि कल जो है ना आप लोग इधर हैं, क्योंकि आप जिस सीट पे बैठे हुए ना आपकी सीट कंफर्म तो नहीं है, तो आपकी कोई कमिटमेंट इस तरह होती नहीं है, आप ट्रांसफर हो गए तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम दोबारा फिर उस बंदे के पास नए तरीके से जाएंगे, फिर नया जो है ना शटडाउन की कॉल देंगे। तो हमारे पास जो है ना ये चीजें तहरीरी तौर पे लिख के, मुआहिदा के तौर पे लिखे कि हमारा मुआहिदा है, एग्रीमेंट है कि हम इस डेट में कर देंगे। तो वो चूंकि नहीं करना चाहते थे, वो हवा में रखना चाहते थे, और वो हमें पता है कि हवा में कमिटमेंट क्या है। मतलब जब उनको पता चल गया कि ये कॉल ऑफ हो गई है, तो फिर इन्होंने फोन भी नहीं सुनना। ठीक है उमैया साहब, ये एक सवाल है जिसका मैं चाहूंगा आप जवाब जरूर दें कि ये रोजाना जो कीमतों वाला मामला है, इस पर सर एतराज क्या है? कहा तो ये जाता है कि इससे रिलीफ जल्द मिल सकता है, तो इस पर इशू क्या है? सर देखो, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर जो ये हमें मिसाल यूरोप या अमेरिका का देता है ना, वहां पे उसके लिए कानून अलग है। यानी उसके लिए, यानी आपका जो मॉडल है पेट्रोल पंप का, वो मुख्तलिफ है पाकिस्तान से। वहां पे जो ओएमसी काम कर रही है वो उनका, देखो हमारा तो ओएमसी के साथ ताल्लुक नहीं है। हमारा मकसद है कि हमारे जो पेट्रोल पंप का कानून है उस मॉडल के लिए जो अमेरिका में है, वो यहाँ पे तो मॉडल ही नहीं है। देखो दो चीजें होनी चाहिए कि सबसे पहले पब्लिक है, पब्लिक को आप कैसे जो है ना मतलब रोकेंगे कि हर सुबह रेट जो है ना वो बढ़ गया या कम हो गया, रोज पेट्रोल पंप वाले के साथ लड़ाई होगी। एक बात, दूसरी बात है कि हम बिजनेस सरवाइव ही नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा ये भी कहा जाता है कि इससे जो जखीरा अंदोजी वाला मामला है वो भी शायद इससे बेहतर हो सकता है अगर ऐसा किया जाए तो। ये तो बहुत गलत बात कर रहे हैं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं ना, ये तो बहुत गलत बात है। देखो हमारा कंट्रोल है ओएमसी के पास, स्टॉक तो उसके पास होता है, इंपोर्ट का लाइसेंस उसके पास है, डेपो उसके पास है, वो मेट्रिक टनों में पड़ा होता है। हमारे पास तो जो पेट्रोल जिस वक्त रेट बढ़ रहा होता है, ये लोकेशन लगाता है, इसको पहले से पता होता है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन इसको फोरकास्ट का पता होता है, तो उस वक्त से ये लोकेशन शुरू कर देता है, फिर आपको थोड़ा थोड़ा करके देता है। फिर जिस दिन रेट ने बढ़ना होता है वो मीडिया पे आ जाता है, तो वो जो पीछे हमारा एवरेज होता है ना, उसे तो ज्यादा मतलब सेल हो जाती है उस दिन तो सेल होनी हो, क्योंकि वो हाई क्रिएट हो जाती है, हर बंदा भाग रहा होता है, वो आपसे पेट्रोल डीजल ले रहा होता है ना। अच्छा सर, हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि कमीशन बढ़ाया जाएगा। कमीशन असल में हमारा जो है ना ₹1.34 अप्रूव्ड हुआ है ठीक है। उस फिक्स कमीशन में। जब इनकी मीटिंग हुई है, वजीर आजम साहब ने हमें कमीशन देने को रोक दिया, क्योंकि उनको पता है कि यार जब तक कोई बंदा बोलेगा नहीं। अब जो कल की टीम की बात हुई है ना, जो कहते हैं कि हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ, तो मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं ये 14 दिन में इंशाल्लाह ये फिर जो है ना फाइल बनाऊंगा, मैं अप्रूव करा के ना, वो तो पहले हमारा अप्रूव्ड है। मैंने कहा कि यार ये तो फौरन जारी करो। आज मीटिंग में सबसे पहले आप इधर ये ऐलान करें कि जो इनका कमीशन अप्रूव्ड हुआ है, आज से जो है ना उसको हम दे देंगे, और जो टाइम वाली बात है उस पर बेशक टाइम ले लो थोड़ा। सर कितना ताकि वो कमीशन जो है चाहते हैं ना, आप, ये भी बताइएगा कितना कमीशन चाहते हैं, आपका मुतालिबा क्या है? परसेंटेज हमारा 8% परसेंटेज में, अच्छा, ये हमारी ठीक। डिमांड है। यानी कि सर ये फी लीटर पर कोई 25-30 रुपए बनता है सर? जी देखो, अभी इस वक्त चूंकि रेट ज्यादा है, 8-3-24, अगर 300 का है तो 24 रुपए होगा, और अगर ये 200 पे आ जाएगा तो फिर 16 रुपए हो जाएगा, यानी इस तरह होगा। तो अगर सर ये इसका 100 जो पे आ बोझ जाएगा होगा तो वो 8 रुपए आम, हो जाएगा। इसका बोझ सर आम सारिफ पर नहीं पड़ेगा आपके ख्याल से? देखो ये तो कारोबार है, आप एक कारोबार कर ही नहीं सकते। सारिफ आखिरी जो नुकसान होता है ना वो सारिफ का होता है, ये तो हम मानते हैं इस बात का। लेकिन जो भी कारोबार करे, चाहे कपड़ा ले ले चाहे कोई चीज भी ले लें, आखिर में आखिर आपको जो है ना मुनाफा नहीं है उसमें, तो सारिफ को आप क्या देंगे, आप अवाम को क्या देंगे? ये तो बिल पाकिस्तान में है ही है। जुल्म जो हो रहा है वो पब्लिक के साथ होता है, आखिर में जो रगड़ा लगता है वो पब्लिक को लगता है, वो ऊपर वाले बंदे को तो कुछ भी नहीं होता। ये तो मैं तो सर मानता फिर हूँ आप, पब्लिक के साथ भी मैं है। कतई कलामी की माजरत चाहता हूँ, फिर खान साहब आप क्या जुल्म का हिस्सा बन जाएंगे? आप भी जालिम बन जाएंगे, फिर अवाम पे जुल्म हो रहा है। ना ना ना, देखो हम कारोबार कर रहे हैं, हम तो जायज मुनाफा मांग रहे हैं। जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट है, मिसाल के तौर पे हमारी ऐसी ऐसी जगह हैं, आप लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, जो बड़े मतलब शहर है, वहां पे एक जो पेट्रोल पंप है उसके करोड़ों की कीमत होती है, आप थोड़ा समझ लें।
अच्छा, उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो करोड़ों की होती है। अच्छा, आप एक अगर पेट्रोल पंप अभी जो कमजोर से कमजोर भी बनाएंगे, 5 से 7 करोड़ से कम पे नहीं बनता। तो आप 5 से 7 करोड़ लगाएंगे आप, तो आपको कमाई कितनी होनी चाहिए आप बता दें। अच्छा सर, ये भी वाजे कर दें कि कितने परसेंट ऐसे पेट्रोल पंप्स हैं जो किस वक्त बंद हैं, वहां पर पेट्रोल नहीं मिल रहा? देखो, कुछ एरिया हैं, मतलब जैसे लाहौर है उसमें शायद कम है, इस्लामाबाद में कम है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा केपीके बंद है। उसके साथ आप ये एबटाबाद से लेके पूरा चेन सीपेक वो बंद है। पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इधर सेंट्रल पंजाब है, इसमें 1-2 जिलों में हमें प्रॉब्लम है, बड़े शहरों में थोड़ा प्रॉब्लम है, पूरा बंद है। सिंध बंद है, कराची में आप पता कर ले, पता नहीं आप कराची से हैं, कराची बंद है। तो मतलब ये जो मैंने आपको बताया था कि मिनिस्टर ने जो उसके साथ जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, उससे हमें थोड़ा फर्क पड़ा है कि मतलब वो कंफ्यूजन लोगों को पैदा हो गया। कोई कहता था कि स्ट्राइक है, कोई कहता था कि नहीं है, वो कॉल ऑफ हो गया। तो वहां पे हमें है अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग हमारे साथ हैं। और बहुत सारे पंप पे, मैं तो खुद विटनेस कर चुका हूँ, बहुत सारे पंप पे हाई ऑक्टेन मिल रहा है, सुपर जो सादा पेट्रोल है वो तो अवेलेबल ही नहीं है। बहुत सारे पंप्स ऐसे हैं। देखो, असल काम जो है ना गवर्नमेंट और ओएमसी का है, वो जो उनका मैकेनिज्म ओगरा वाले के साथ बैठ जाओ। देखो तरीका मैंने कहा कि जो इस वक्त पॉलिसी बनी है ना डे बाई डे, ये आधा तीतर आधा बटेर है। ऊपर जो है ना ओगरा है, ओगरा रेट, ओगला का फिर उस रेट के साथ क्या ताल्लुक है? देखो, ओगरा रेट कंट्रोल करता है। और फिर मुझे मिनिस्टर कह रहा था कि ये एवरेज हमारा 1 हफ्ते का है। मैंने कहा बात तो फिर उधर चली गई। जब आपका 1 हफ्ते का है तो बात तो फिर उधर चली गई। ठीक। देखो, ये लोगों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है कि अब आप रोजाना 5-7 रुपए टीका लगाते हैं सर और इनके अवाम तो ज़हन में पिस ये ही है रहे कि हैं। मैं हुमायूं खान साहब चाहूंगा अब लास्ट मेरे सवाल का जवाब दे दें कि सारे मसले का हल क्या है। अवाम परेशान है, अवाम खवार हो रहे हैं, क्या हल है इसका? लास्ट कमेंट। देखो, इसका जो सबसे पहले कोई भी पॉलिसी बनाए उसके साथ जो स्टेक होल्डर होते हैं उसके साथ बैठो, उसके साथ तय कर लो। उसमें पब्लिक का सबसे पहले जो इंटरेस्ट है पब्लिक का रखो, फिर ये बातें तय होती है। पॉलिसी पहले बना लेते हैं। मैं आपको बात बताऊं, पेट्रोल पंप मालकान का इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़े स्टेक होल्डर है, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारी है। ओएमसी की कोई नहीं है। ओएमसी के जो अपने जाती पंप है ना किसी भी कंपनी के, किसी के 5 है, किसी के 10 है, किसी के 20 है, किसी के 30 है। इससे अलावा जो उन्होंने उस पर पैसा लगाया है, बाकी सारे पेट्रोल पंपों पे जो है ना पेट्रोल पंप मालकान का पैसा है। लेकिन कंट्रोल जो है ना किसके पास है? कंट्रोल हमारा उसके पास है। लीज एग्रीमेंट जरूरी उन्होंने कर दिया कि के फार्म के लिए, और फ्रेंचाइज एग्रीमेंट वो जबरदस्ती हमसे कर लेते हैं। पैसा मेरा, पेट्रोल पंप मेरा, जगह मेरी, जमीन मेरी, और हम उस कानून के तहत ओगरा ने और एक्सप्लोसिव ने कहा कि तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। ठीक है, हुमायूं खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन पेट्रोल पंप ओनर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।